Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के सेशन से हम यूनिट नंबर 4th फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब हमने समझा था कि फ्लूइड डायनामिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्लो को स्टडी करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, बट साथ में जो फोर्सेस जिनके कारण मोशन होता है उनका भी यहां पर हम कंसिडरेशन करते हैं। मतलब फोर्सेस की स्टडी करते हैं मेनली डायनामिक्स के अंदर। और जो काइनेमेटिक्स था उसमें हम मोशन की स्टडी करते थे, बट फोर्सेस का कंसिडरेशन हमने नहीं लिया। मतलब वहां पे हमने मेनली लीनियर फ्लो पैरामीटर्स को पढ़ा, या रोटेशनल फ्लो पैरामीटर को पढ़ा, या फ्लो को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब सब कुछ फ्लो के बारे में समझा, बट फ्लो क्यों हो रहा है उसकी हमने बात नहीं करी। और आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डायनामिक, जहां पर हम मेनली फोर्सेस पर हमारा कंसिडरेशन रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी टारगेट सीरीज चल रहा है एसी प्लस यूट्यूब चैनल पर, इसमें सर्विंग एंड सोम कंप्लीट हो चुका है और अभी 12 बजे से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, देन उसके बाद 4 PM से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड 6:30 पर रेलवे इंजीनियरिंग। अभी मैकेनिकल वालों के लिए 7:30 PM से मशीन डिजाइन भी स्टार्ट हुआ है। आपको एफएम में जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल उसको डालें, ताकि जो सैटरडे का हमारा लाइव सेक्शन होता है एफएम पर चर्चा, आपके वहां पर हम डाउट को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितना हमने पोर्शन वीकडे में कवर किया है। और साथ में जो हमारा संडे के दिन स्पेशल मैराथन सेशन होता है उसके अंदर अपकमिंग एग्जाम, जैसे इस बार हम डीडीए जेई के एक और पेपर को हम डिस्कस करेंगे। एक पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने नहीं देखा तो उसको आप चेक करें, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी फ्लो होता है, चाहे लेमिनार फ्लो हो, चाहे टर्ब्यूलेंट फ्लो, कैसा भी फ्लो हो, कंप्रेसिबल हो, इनकंप्रेसिबल हो, रोटेशनल हो, इन रोटेशनल हो, स्टीडी हो, अनस्टीडी हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, जब भी फ्लो होता है तो ऐसे कंडीशन के अंदर कुछ ना कुछ फोर्सेस होते हैं जिनके कारण वो फ्लो होता है। जैसे मान लो लेमिनार फ्लो है, तो लेमिनार फ्लो में मेनली कौन सा फोर्स लगेगा? विस्कस फोर्स लगता है। यहीं पर जब टर्ब्यूलेंट फ्लो हो रहा है तो इसी में जो आपके फ्रिक्शनल फोर्स आएंगे उसी का नाम हम क्या रख देते हैं? टर्ब्यूलेंट फोर्स उसे बोलते हैं। तो जब भी फ्लूइड का मोशन होता है कुछ ना कुछ फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है और यहां पर आपका ये यहां से वाटर का फॉल हो रहा है, एक वाटरफॉल है, और इस पे से ऐसा वाटर यहां पे फॉल हो रहा है। ये हमारे पास यहां पर वाटर है और इसमें ये ऐसा फॉल हो रहा है। तो जब भी ऐसा मोशन होता है तो यहां पे कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है? यहां पे ग्रेविटी फोर्स इन्वॉल्व है। तो हम यहां पर जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो हमारा कंसीडरेशन था कि जब फ्लो हो रहा है तो यहां पर वेलोसिटी कितनी, किसी भी पॉइंट पर एक्सीलरेशन कितना है, रोटेशनल फ्लो हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ये सब हम बात कर रहे थे। बट अब हम यहां पर कौन सा फोर्स जिसके कारण वो मोशन हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। मींस अगर हम बात करें तो डायनामिक इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फोर्सेस कॉजिंग द फ्लूइड फ्लो। dynamic behavior of the fluid flow is analyzed by the Newton's second law of motion। फोर्सेस जो हम यहां से डिफाइन करेंगे वो कहां से ओरिजिनेट होंगे? जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ था। देखो न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ दिए थे। पहला था उन्होंने ये बताया कि कैसे किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो सकता है। वो रेस्ट से मोशन में कब आ सकता है, मोशन से रेस्ट में कब आ सकता है? ओनली ड्यू टू इनर्शियल फोर्स। ये उन्होंने पहले लॉ में बताया कि इनर्शिया क्या होता है। फिर दूसरे में बताया कि इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है। इनर्शिया फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और थर्ड लॉ में उन्होंने बताया कि नेचर ऑफ इनर्शियल फोर्स क्या होगा। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो एक्शन के अपोजिट होगा रिएक्शन फॉर इनर्शियल फोर्स। अब फ्लूइड इज अज्यूम टू बी इनकंप्रेसिबल एंड विस्कस। जब हम यहां पे डायनामिक्स में स्टडी करेंगे तो इनकंप्रेसिबल मानेंगे, मतलब डेंसिटी में चेंज हम नहीं कंसीडर करेंगे, डेंसिटी कांस्टेंट मानेंगे, मतलब जनरली हम लिक्विड्स की बात करेंगे। और विस्कस फोर्सेस की मेनली हम यहां पर बात करेंगे पूरे डायनामिक्स के अंदर। वैसे फोर्सेस और भी हो सकते हैं, नेचर और भी हो सकता है। डायनामिक्स इज द पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ द फ्लूइड कंसीडरिंग द फोर्स विथ विच द मोशन इज कॉज्ड।
जो मोशन को कॉज कर रहे हैं, ऐसे फोर्सेस की हम यहां पर स्टडी करते हैं। अब कितने प्रकार के फोर्स हैं, कौन कौन सी इक्वेशन है, इनको हमें समझना है। तो अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो भी फोर्स, जो भी मोशन होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे यहां पे एक फोर्स लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन का। अब आप बताइए बॉडी क्या रहेगा, ये बॉडी मोशन में रहेगी या रेस्ट में रहेगी? ऑब्वियस सी बात है मोशन में रहेगी। किसके कारण? एक अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा, और वो जो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा वो कितना होगा? 8 किलो न्यूटन। और मोशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? मोशन की डायरेक्शन भी यही वाली होगी। मतलब जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसी को हम इनर्शियल फोर्स बोलते हैं, या इनर्शियल फोर्स कहा जाता है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। और हमेशा मोशन की जो डायरेक्शन है वही इनर्शियल फोर्स की डायरेक्शन है, या इनर्शियल फोर्स हमेशा मोशन की डायरेक्शन में लगता है। यहां पर 10 और 2 किलो न्यूटन फोर्स क्या है? ये वह फोर्स हैं जो बॉडी पे लग रहे हैं। दिस आर दी फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दी सिस्टम। और जो इनर्शिया फोर्स है वो बॉडी पे लग नहीं रहा है, वो जनरेट हो रहा है ड्यू टू दिस फोर्सेस। ये रियल फोर्स है। इनर्शिया फोर्स जो है इन सबका अलजेब्रिक सम होता है। ऐसे मान लो किसी भी बॉडी पे 1000 फोर्स लग रहे हैं, तो वो 1000 फोर्स इनर्शिया फोर्स नहीं है, बट उन 1000 फोर्स में से जो उनका नेट, कुछ तो आपस में कट जाएंगे, बट जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स होगा वही इनर्शिया फोर्स होगा, और उसकी डायरेक्शन में हमेशा मोशन होगा, या मोशन की डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स काम करेगा। सो द कॉज ऑफ द मोशन इज ऑलवेज एन अनबैलेंस्ड फोर्स known as inertia force. Inertia force will generate due to algebraic sum of all the real forces acting on the body. जो ये 10 और 2 लग रहे हैं इनको हम रियल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल फोर्स। और वहीं पर जो इनर्शियल फोर्स है इसको सूडो फोर्स कहा जाएगा। ये वहां पर लग नहीं रहा है बट है, ये वहां पर है नहीं पर फिर भी है, ये जनरेट होता है, ये लग रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्सेस हैं, बट उनके कारण जो अनबैलेंस फोर्स डेवलप हुआ वो हमारा इनर्शियल फोर्स होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी भी बॉडी पे, मान लो कि हमारा जो इनर्शियल फोर्स है उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, मतलब बॉडी किस में है? रेस्ट में है। और अगर मान लीजिए जो इनर्शिया फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब बॉडी किस में है? मोशन में है। मतलब मोशन का वजह ही कौन है? इनर्शिया फोर्स। और इनर्शिया फोर्स किससे आया? सारे फोर्सेस के अलजेब्रिक समेशन से, जो रियल फोर्सेस हैं। सो द मोशन ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इनर्शिया फोर्स। हमेशा मोशन किस डायरेक्शन में होगा? इनर्शिया फोर्स की डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो हम यहां पर एक बॉडी को इमेजिन करें। अब इस बॉडी पर यहां से एक फोर्स लगा 2 किलो न्यूटन का, यहां से एक फोर्स लगा 2 किलो न्यूटन का, यहां से एक फोर्स लगा 6 किलो न्यूटन, यहां से फोर्स लगा 6 किलो न्यूटन, ठीक, यहां से फोर्स लगा 8 किलो न्यूटन, यहां से फोर्स लगा 8 किलो न्यूटन। अब ये सब आपस में कट गए, यहां से फोर्स लगा 10 किलो न्यूटन और यहां से फोर्स लगा 20 किलो न्यूटन। अब ये आपस में सब ये कट गए, ये भी कट गए, बट ये दोनों आपस में कटे नहीं, और एक अनबैलेंस्ड फोर्स आया, और जो अनबैलेंस्ड फोर्स आया वो कितना आया? 10 किलो न्यूटन। 20 में से 10 गया, और यही हमारा कौन होगा? इनर्शिया फोर्स होगा, जो मोशन कराएगा। और कहां मोशन होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट अगर हम यहां पे समझें तो सबसे पहला, अब ये इनर्शिया फोर्स होता कैसा है? तो जो हमारे पास न्यूटन थे उन्होंने सेकंड इक्वेशन में कहा, पहली इक्वेशन में तो उन्होंने ये बात समझाई कि किसी भी बॉडी का जो स्टेट चेंज हो रहा है वो बिना इनर्शिया फोर्स के हो ही नहीं सकता। या तो वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। बट अगर सपोज मान लीजिए बॉडी की पहले जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, पहले जो वेलोसिटी थी उस बॉडी की वो v1 थी, वहीं पर अब वो जो बॉडी है उसका मास तो वही है, बट अब उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? v2 मीटर पर सेकंड हो गई। पहले v1 थी, अब कितनी हो गई? v2 हो गई। तो हम यहां पर बोल सकते हैं v2 मीटर पर सेकंड, पहले कितनी थी? v1 मीटर पर सेकंड। तो पहले मोमेंटम कितना होगा? mv1। बाद में मोमेंटम कितना हो गया? बाद में मोमेंटम हो गया mv2। तो ये कराया किसने? ये कराया किसी न किसी एक फोर्स ने, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया फोर्स। तो ऐसा न्यूटन ने सेकंड लॉ में बोला
कि जो इनर्शिया फोर्स है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब mv2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जितने भी टाइम में हुआ, मान लो ये जो फिनोमिना हुआ ये हमारा कुछ dt टाइम इंटरवल में हुआ, तो d बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहां पर अगर इसको रखें तो मास तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और v2 अपॉन dt ये होगा एक्सीलरेशन, मतलब यहां पर वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ क्या होता है, एक्सीलरेशन। मतलब फोर्स जो इनर्शिया फोर्स है वो हमेशा किसके बराबर होगा, इनर्शिया फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वो हमेशा कितना होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको यह समझ में आया कि हमने काइनेमेटिक्स पहले क्यों पढ़ा। अगर हम काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ते तो क्या हम मास के बारे में समझ पाते, नहीं। क्या हम वेलोसिटी के बारे में समझ पाते, नहीं। अगर हमें डायनामिक्स पढ़ना है तो डायनामिक्स में सबसे पहले बात किसकी आएगी, इनर्शिया फोर्स की, जो मोशन कराएगा। इनर्शिया फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में है क्या, वेलोसिटी, मतलब कि बिना एक्सीलरेशन के या बिना वेलोसिटी के हम इनर्शिया फोर्स को डिफाइंड नहीं कर सकते, इसलिए पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा जाता है। पहले आप वेलोसिटी सीखो, पहले एक्सीलरेशन सीखो, फिर उसके बाद आप इनर्शिया को डिफाइंड कर पाएंगे, और तब आप कॉजेस ऑफ मोशन को पढ़ सकते हैं। तो इस इक्वेशन को जो न्यूटन ने इक्वेशन दिया, इसको मोमेंटम इक्वेशन कहा जाता है। इनर्शिया फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। और हम ये भी बोल सकते हैं, चूंकि हमारे पास इनर्शिया फोर्स क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस किसके बराबर होगा, d बाई डी टी ऑफ एम वी। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल रियल फोर्सेस जो बॉडी पे लग रहे हैं, मास अपॉन टाइम क्या होता है, मास फ्लो रेट पढ़ा है हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में, उसको एफएम में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम डॉट, और ये हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी, एम डॉट वेलोसिटी। तो ये मास फ्लो रेट, मतलब ऐसे भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक। सो मोमेंटम इक्वेशन का इट इज अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शन होगा, या बराबर होगा इनर्शिया फोर्स के। नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं, अगर हम फ्लूइड में देखें तो इनर्शिया फोर्स किसके बराबर है, मास अपॉन टाइम इंटू v2 माइनस वी वन, मतलब v2 माइनस वी वन तो होगा, साथ में यहां पर कितना आ गया, n, मास फ्लो रेट। ये n कौन है, हमारा m डॉट, क्योंकि मास अपॉन टाइम क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब जैसे मान लो ये हमारे पास कोई फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे फ्लो को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रीमलाइन से। अब ये ऐसे हमारे पास कोई एक फ्लो हो रहा है, तो उसमें हमारे पास एक फ्लूइड का पार्टिकल है, ये क्या है, एक फ्लूइड का पार्टिकल। अब फ्लूइड के पार्टिकल में कौन कौन से रियल फोर्सेस लगते हैं, तो आप वो समझना, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला एक फोर्स तो आता है यहां पर, प्रेशर फोर्स, जो फ्लूइड एलिमेंट पे लगता है, ये पहला रियल फोर्स हुआ। पढ़ते आ रहे हैं प्रेशर फोर्स स्टैटिक के अंदर रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, तो एक प्रेशर फोर्स हो गया। दूसरा एक और फोर्स हमने पढ़ा है रियल फोर्स के अंदर, विस्कस फोर्स। अगर लेमिनार फ्लो है तो विस्कस फोर्स आएगा ड्यू टू विस्कोसिटी, ये भी हमने पढ़ा है। अगर फ्लो लेमिनार नहीं है, टर्ब्यूलेंट है, तो कौन सा फोर्स आएगा, तो टर्ब्यूलेंस फोर्स आएगा। एक और अभी हमने देखा था, जब भी आपका स्लोप पर फ्लो होता है तो हमेशा कौन सा, कभी जैसे झरना वगैरह होता है, वहां जो फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी फोर्स के कारण हो रहा है। तो प्रेशर हो गया, ग्रेविटी हो गया, विस्कस हो गया, टर्ब्यूलेंस हो गया। अच्छा, अगर गैसेस की बात करें, एरोप्लेन या हम स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट या मिसाइल्स की बात करें, तो वहां पे कंप्रेसिबल फोर्स भी लगता है। ऐसे फोर्स को हम इलास्टिक फोर्स बोलते हैं, जो कंप्रेसिबिलिटी के कारण लग रहा है। एयर जो कंप्रेस होती है वो भी आपके रॉकेट या मिसाइल पे फोर्स लगाती है, वो इलास्टिक फोर्स होता है। और एक और हमने पढ़ा हुआ है, ड्यू टू कोहेजन एक और फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। मतलब इतने टोटल रियल फोर्सेस होते हैं। प्रेशर फोर्स ड्यू टू प्रेशर हो गया, टर्ब्यूलेंस फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी हो गया, एडिस फॉर्मेशन, विस्कस फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इलास्टिक फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। कितने फोर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फोर्सेस रियल फोर्सेस है। और ये जो 6 फोर्सेस हैं,
इन सब का जो अल्जेब्रिक समेशन होगा, अल्जेब्रिक समेशन ऑफ दिस रियल फोर्सेस, अगर ये सब कट पिट के जीरो हो गए तो यही आपका इनर्शिया फोर्स होगा। और जो फ्लूइड है वो किस में रहेगा, रेस्ट में, उसका मोशन नहीं होगा। बट अगर इन सब का रियल का समेशन जीरो के बराबर नहीं हुआ तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा इनर्शिया फोर्स होगा और वही हमारा मोशन कराएगा। और जिधर आपका अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, जिधर आपका इनर्शिया फोर्स की डायरेक्शन आएगी, वही आपके फ्लूइड के मोशन की डायरेक्शन होगी। इतना क्लियर? मतलब अगर हम जितने भी फोर्सेस हैं इनको ध्यान से अगर हम समझें तो सबसे पहले फोर्सेस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो पहला तो एक तो फोर्स है यहां पर बॉडी फोर्सेस, जो मैंने आपको एलिमेंट पे जो बॉडी पे लगते हैं। बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस कौन सा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ग्रेविटी बताया, दूसरा एक होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारे फ्लूइड पे नहीं आता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो फ्लूइड में लगता है। एक और अगर हम सरफेस फोर्स की बात करें तो सरफेस फोर्स में एक तो आ गया प्रेशर फोर्स जो अभी हमने पढ़ा, और एक और आ गया विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स जो नॉर्मल विस्कस भी होता है, शियर फोर्स भी होता है। विस्कस और टर्ब्यूलेंस दोनों क्या है, हमारे सरफेस फोर्स है। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे कैसे सर, आप खुद जानते हो विस्कस फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, विस्कस फोर्स बराबर शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो एरिया आ रहा है मतलब सरफेस फोर्स है। वहीं पे जब हम ग्रेविटी फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर कितना होता है, मास इनटू mg, और मास में क्या आता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बॉडी, जहां पूरी बॉडी इंटरेक्ट कर रही है। आ गई बात समझ में? प्रेशर फोर्स, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू एरिया, तो ये भी एरिया से इंटरेक्ट कर रहा है। जो एरिया से इंटरेक्ट करे वो सब एरियल फोर्स। तो कौन कौन से फोर्सेस थे मैंने आपको क्या बताया। अच्छा, इसमें एक और फोर्स भी आ जाएगा सरफेस फोर्स में, जो इलास्टिक फोर्स है ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स भी बोलते हैं, वो भी आपका सरफेस फोर्स है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बल्क मॉड्यूलस इनटू एरिया। इलास्टिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बल्क मॉड्यूलस इनटू एरिया, तो ये भी सरफेस फोर्स हो गया। विस्कस और टर्ब्यूलेंस भी एरिया वाले होते हैं। प्रेशर फोर्स एरिया वाला हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा हो गया, वॉल्यूम वाला, मतलब वो बॉडी फोर्स हो गया। एक और फोर्स बचा लास्ट, उसकी एक और कैटेगरी बनती है, वो होती है लीनियर फोर्स। और लीनियर फोर्स में हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है उसका सरफेस टेंशन फोर्स, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। मतलब फ्लूइड में जो रियल फोर्सेस हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बॉडी फोर्स, एक है सरफेस और एक है लीनियर। लीनियर का एग्जांपल क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स। वहीं पर सरफेस का एग्जांपल क्या होगा, प्रेशर, विस्कस, टर्ब्यूलेंस और कंप्रेसिबल या इलास्टिक फोर्सेस। और वहीं पर जो बॉडी फोर्स है जो वॉल्यूम पे लगते हैं, वो क्या, उसका एग्जांपल क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। ठीक, अब यहां पर सबसे पहला आता है हमारी इक्वेशन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो इनर्शिया फोर्स है फ्लूइड के अंदर, वो इन सभी 6 फोर्सेस का अलजेब्रिक सम होगा। और ऐसी पहली इक्वेशन किसने दी थी, न्यूटन ने दी, तो इसे फ्लूइड में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। मतलब ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस प्लस टर्ब्यूलेंस प्लस कंप्रेसिबल प्लस सरफेस टेंशन, 1 2 3 4 5 6, ये सब फोर्सेस का अलजेब्रिक सम कौन होगा, इनर्शिया फोर्स। और वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर किसके बराबर होगा, हम बोल सकते हैं मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हो गया पहली इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने बोला कि फ्लूइड में टोटल ये सब फोर्स लगते हैं, 6 जो फोर्सेस लग रहे हैं रियल फोर्स, इन सब का अलजेब्रिक सम इनर्शिया फोर्स बनाएगा। अगर इन सब का सम 0 हो गया 6 फोर्सेस का, मतलब फ्लूइड रेस्ट में, और नहीं हुआ मतलब फ्लूइड मोशन में, और इनका जो इनर्शिया की डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में मोशन होगा। बट हुआ क्या, फिर एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने बोला कि ये तो न्यूटन ने वो वाली बात बोल दी कि अगर हम सभी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम गैसेस की बात करें, अगर हम रॉकेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, रिवर, अगर हम झरने की बात कर रहे हैं, तो ये तो
इन सब कंडीशन में ये सब फोर्स लगेंगे। और कहने का ये मतलब है कि अगर इसको लेकर हम स्टडी करेंगे तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि फ्लूइड में हम मानते हैं कि ये सब फोर्स लगते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम की बात करें, मतलब जितनी भी हमारे आसपास डेली लाइफ में जो फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें सबसे पहला उन्होंने बोला सरफेस टेंशन फोर्स बहुत ही रेयर फिनोमिना में देखने को मिलता है, जैसे कैपिलैरिटी इफेक्ट इनमें देखने को मिलता है। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक रेंज में लगता है, हर जगह नहीं लगता है, 1-2% प्रॉब्लम में। उन्होंने बोला कंप्रेसिबल फोर्सेस जो है ये सिर्फ रॉकेट या मिसाइल या एयरक्राफ्ट, जब कोई चीज सुपरसोनिक स्पीड, मतलब जो वेलोसिटी साउंड की एयर में होती है उससे भी तेज स्पीड में कोई निकले, तब जाकर ये फोर्स डेवलप होता है, और ये गैसेस लगाती हैं उस स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट या मिसाइल पर। तो ये जो इक्के दुक्के प्रॉब्लम पे लगता है, इन दोनों को हटा देते हैं। मेनली हमारे फोर्स कौन से होंगे? ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस, टर्ब्यूलेंस। ऐसा कहने वाले साइंटिस्ट का नाम था रेनॉल्ड, और जो उनकी इक्वेशन बनी हमारे पास वो कहलाती है रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। रेनॉल्ड ने बोला सबसे पहला तो न्यूटन थी, सबका सम बराबर है। फिर दूसरे पे आए रेनॉल्ड, उन्होंने बोला अगर कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन को हटा दें तो क्या होगा? प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस प्लस टर्ब्यूलेंट, ये मेनली मिलकर मेजॉरिटी ऑफ फ्लूइड प्रॉब्लम में लगते हैं, और इस इक्वेशन को, इस फेमस इक्वेशन को रेनॉल्ड इक्वेशन कहा गया। बट फिर एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला रेनॉल्ड भी थोड़े से गलत हैं, क्योंकि अगर लेमिनार फ्लो है तो विस्कस लगेगा, और टर्ब्यूलेंट है तो टर्ब्यूलेंस फोर्स लगेगा, दोनों एक ही चीज है। और टर्ब्यूलेंस फ्लो जो होते हैं उनको स्टडी करना मतलब एक साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल है, उनका वेरिएशन बहुत अलग होता है। आप जानते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो जिगजैग रैंडम फ्लो होते हैं। तो उन्होंने बोला टर्ब्यूलेंस फ्लो फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमको अगर एक यूनिवर्सल इक्वेशन बनानी, एक ऐसी इक्वेशन जो हर जगह लग जाए, हम ये नहीं चाह रहे हैं, बट हम ऐसी इक्वेशन बनाएं इनर्शियल फोर्स की, या एक ऐसी मोमेंटम इक्वेशन बनाना चाहें जो 80% फ्लूइड प्रॉब्लम में लग जाए, तो आपको यूनिवर्सल अप्रोच के लिए आपको टर्ब्यूलेंस फोर्स को नेगलेक्ट मानना पड़ेगा। यह कहा ऐसे महान मैथमेटिशियन है जो काफी फेमस हुए हैं, और उन्हें नावियर स्टोक्स के नाम से जाना जाता है। दो साइंटिस्ट थे, नावियर एंड स्टोक। तो उन्होंने बोला कि टर्ब्यूलेंस फोर्स को भी नेगलेक्ट कर दो, तो उनकी इक्वेशन बनी इनर्शिया फोर्स बराबर ग्रेविटी प्लस प्रेशर प्लस विस्कस। क्लियर है? पर नावियर ने जब अपनी मोमेंटम इक्वेशन बनाई तो उससे उनका रिजल्ट सही नहीं आए और एक कंक्लूसिव स्टडी नहीं हो पाई। नावियर ने काफी अच्छा वर्क किया था, नावियर स्टोक ने, बट एक और साइंटिस्ट आए जो इनके बाद आए, और उन्होंने जो इक्वेशन दी वो वाकई में यूनिवर्सल अप्रोच लगती थी। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अगले जो साइंटिस्ट है उनकी इक्वेशन हर जगह लग जाएगी, बट मेजॉरिटी ऑफ फ्लो प्रॉब्लम्स में देखने को मिली, और इजी टू यूज थी, इजी टू एप्लीकेबल थी, कन्वीनियंस अप्रोच थी, सिंपल अप्रोच थी। इसलिए वो साइंटिस्ट जो सबसे लास्ट में आए वो सबसे ज्यादा फेमस हो गए, और उन महान मैथमेटिशियन का नाम है यूलर या आयलर। आयलर ने बोला कि जो अगर हम फ्लो को आइडियल मान लें और हम फ्लो को इनविसिड फ्लो मान लें, मतलब विस्कस फोर्स को भी नेगलेक्ट कर दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनर्शिया फोर्स किसका सम होगा? ग्रेविटी प्लस प्रेशर का। इनकी इक्वेशन, इन साइंटिस्ट का नाम था आयलर, और इनकी इक्वेशन को कहा गया आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? और सबसे ज्यादा फेमस जो हुए वो आयलर हुए। फिर आयलर ने अपनी इक्वेशन को लेकर, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर एक इक्वेशन बनाई, उसे आज भी कहा जाता है आयलर जनरल मोमेंटम इक्वेशन। और आयलर की जो जनरल मोमेंटम इक्वेशन है उसी से लेकर बर्नौली ने फिर, एक्चुअली क्या था कि जब आयलर वर्क किया करते थे तब वो एक बड़े से यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हेडमास्टर हुआ करते थे, और उन्हीं के एक रिसर्च स्कॉलर आए थे, वो भी मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था एक्चुअल में बर्नौली। आयलर ने अपनी इक्वेशन बना ली, जनरल मोमेंटम इक्वेशन, और वो बर्नौली को दे दी कि तुम इस पे स्टडी करो। बर्नौली ने उनकी इक्वेशन को लेकर इंटीग्रेट कर दिया। तो जब हम फोर्स में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना, और आप जानते हैं जब हम फोर्स में, आयलर ने फोर्स दिया, और फोर्स में जब डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क बनता है, और वर्क को एनर्जी बोलते हैं, यानी इसलिए बर्नौली की एनर्जी इक्वेशन कही गई, बर्नौलीज प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो बर्नौली ने कुछ नहीं किया, बर्नौली ने मेनली आयलर की इक्वेशन को ही आगे फर्दर इंटीग्रेट किया था, वहीं से बर्नौली इक्वेशन बनी है। यानी अगर एक बार फिर से रिकॉल करें
तो सारे फोर्सेस का सम किसके बराबर है, वो न्यूटन ने कहा। रेनॉल्ड ने कौन कौन से फोर्स लिए, ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस, टर्ब्यूलेंस। नावियर ने कौन से लिए, ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस। और आयलर ने कौन से लिए, ग्रेविटी एंड प्रेशर। ये ध्यान रखना, इसने सारे फोर्सेस लिए, ऑल 6। इसने सरफेस टेंशन और इलास्टिक फोर्सेस को जीरो मान लिया। नावियर स्टोक ने टर्ब्यूलेंस को जीरो मान लिया और आयलर ने लास्ट में आके विस्कस को भी जीरो मान लिया। और सबसे ज्यादा जो फेमस हुए वो आयलर्स मोमेंटम इक्वेशन है। नावियर स्टोक्स भी अपने टाइम के महान मैथमेटिशियन थे। आपने सुना होगा शायद कि आज भी ऐसी कुछ 7 मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है। जैसे रामानुजन भी महान मैथमेटिशियन थे इंडिया से, उन्होंने भी कई सारी इक्वेशंस लिखी, उसमें से आज तक की भी कई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, सॉल्व भी नहीं हो पाई, ऐसी इक्वेशन भी है। वो सॉल्व हो जाए तो कई सारे और रिसर्च आगे बढ़ सकती हैं, हम अलग अलग अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नावियर स्टोक 2 साइंटिस्ट थे, इनकी भी एक ऐसी मैथमेटिक्स की इक्वेशन है जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो वो 7 प्रॉब्लम्स हैं ऐसी पूरे वर्ल्ड की जो मैथमेटिक्स की, जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, उनका आंसर्स या उनका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं मिल पा रहा है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच भी नहीं हो पा रहा है। तो उसमें एक इक्वेशन नावियर स्टोक की भी है। ये वाली इक्वेशन एक जनरल आपको बता रहा हूं। सो बच्चों, ये है हमारा पूरा फ्लूइड डायनामिक्स। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, जो डायनामिक्स है इसका मतलब क्या है, आपके फ्लूइड के मोशन की स्टडी करना, साथ में हम फोर्सेस की बात करेंगे। कौन सा फोर्स होगा, जब मोशन होगा तो इनर्शिया फोर्स होगा जो मोशन कराएगा, उसकी डायरेक्शन में मोशन होगा, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, वो सूडो फोर्स होता है, वो रियल नहीं होता है। रियल कौन से फ्लूइड के अंदर, प्रेशर, ग्रेविटी, विस्कस, टर्ब्यूलेंस, इलास्टिक, सरफेस टेंशन फोर्स। फिर सबसे पहले किसने इक्वेशन दी, न्यूटन ने दी। क्या बोला, प्रेशर, ग्रेविटी, विस्कस, टर्ब्यूलेंस, सरफेस टेंशन, इलास्टिक बराबर इनर्शिया फोर्स। फिर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला नहीं, जो इलास्टिक, सरफेस टेंशन है वो बहुत कम लगते हैं, तो यूनिवर्सल इक्वेशन बनानी हो तो आपको उनको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। उन साइंटिस्ट का नाम था रेनॉल्ड। उन्होंने बोला प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस प्लस टर्ब्यूलेंस बराबर इनर्शिया फोर्स। फिर एक और साइंटिस्ट है, नावियर स्टोक, उन्होंने बोला टर्ब्यूलेंस भी हर बार नहीं होता, तो यूनिवर्सल इक्वेशन होगी प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस बराबर इनर्शिया। पर एक और लास्ट में साइंटिस्ट है, आयलर साइंटिस्ट यूलर, उन्होंने बोला कि विस्कस फोर्स को भी जीरो मानना पड़ेगा, तब जाकर हम एक यूनिवर्सल इक्वेशन बना पाएंगे। एक ऐसी सिंपल इक्वेशन जिसको हम कहीं भी यूज कर पाए और हम मोस्ट ऑफ केसेस में उसको अप्लाई कर पाए। अगर हम सब कुछ लेने जाएंगे तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर जनरल मोमेंटम इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आयलर ने बोला विस्कस को भी जीरो मानना पड़ेगा, तब जाकर इक्वेशन बन पाई, और उस इक्वेशन को बोलते हैं आयलर इक्वेशन, आयलर जनरल मोमेंटम इक्वेशन, और वो है प्रेशर प्लस ग्रेविटी बराबर विस्कस फोर्स। क्लियर है। और हमने फ्लूइड के अंदर कौन कौन से फोर्स होते हैं ये भी समझे। ध्यान रखना, 3 प्रकार के फोर्स हैं, लीनियर, सरफेस, बॉडी फोर्स। बॉडी का एग्जांपल है ग्रेविटी फोर्स, सरफेस का एग्जांपल है प्रेशर, विस्कस, टर्ब्यूलेंस, इलास्टिक फोर्स, और लीनियर का एग्जांपल है सरफेस टेंशन फोर्स। लीनियर जो लाइन में लगे, लेंथ में लगे, सरफेस फोर्स जो 2D फोर्स हो, जो एरिया पे लगे, सतह पे लगे, और बॉडी फोर्स वो होते हैं जो वॉल्यूम पे लगे, किसी बॉडी पे लगे, 3D मास जिसका वॉल्यूम हो। क्लियर। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन से हम आयलर जनरल मोमेंटम इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे और साथ में बर्नौली इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर आप एसएससी जे के लिए इसी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए विजय बैच, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापेक, एंड एसएससी जे की डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और सभी कोर्सेज को चेकआउट करें, और जो कोर्स आपको बेस्ट सुटेड लगता है उससे आप अपनी इफेक्टिव प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको एसी प्लस एप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा। पब्लिक चैनल है, सब्सक्राइब करें, और यहां पर आपको सभी एसी यूट्यूब चैनल पर आने वाले क्लासेस के अपडेट्स और पीडीएफ यहीं पर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।